हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि ब्रूस ली की लाइफ में से हम कौन से लेसन्स सीख सकते हैं। इस पूरी सीरीज़ का लक्ष्य ये होगा कि सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफीज़ और ऑटोबायोग्राफीज़ को मैं पढ़ूंगा और आपके साथ मैं लेसन्स शेयर करूंगा सक्सेस के, जिससे होपफुली हम भी एक दिन उन लेसन्स को यूज़ करके सक्सेस की ओर बढ़ सकें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है एक लंबे समय तक गोल पे लगे रहना, क्योंकि ब्रूस ली केप्ट एट इट फॉर 2 डेकेड्स। 2 दशकों तक वो मेहनत करते रहे। छोटे एज में ही उन्होंने गैंग फाइट्स की वजह से मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया था और छोटी सी ही एज से वो स्टेज एक्टिंग भी शुरू कर चुके थे हांगकांग में, क्योंकि उनके फादर भी ओपेरा में एक सिंगर थे। तो उस एज से उन्होंने मेहनत की। फिर 18 साल की उम्र पे वो यूएसए आ गए। यूएसए में आके उन्होंने रेस्टोरेंट में काम किया, लेकिन रेस्टोरेंट में काम करने के साथ-साथ उन्होंने अपने मार्शल आर्ट्स को नहीं छोड़ा। फिर मार्शल आर्ट्स के उन्होंने जिम्स खोले या ट्रेनिंग सेंटर्स खोले। धीरे-धीरे सेलिब्रिटीज़ को उन्होंने मार्शल आर्ट सिखाना शुरू किया और उसी से उन्हें एक्टिंग गिग्स मिले। तो ये पूरा प्रोसेस लगभग 2 दशक का था। इतने एक्सट्रीम वे में उन्होंने लगातार मेहनत की है कि हम एक चीज़ ज़रूर सीख सकते हैं कि जब तक आप लंबे टाइम तक लगातार काम नहीं करोगे, आपको सक्सेस नहीं मिलने वाला है। और वो ब्रूस ली ने साफ तौर पे हमें दिखाया। दूसरी बात है बहुत ही ज़रूरी बात, कि उन्हें पता था कि उन्हें लाइफ में क्या चाहिए। वो लिटरली अपनी कॉपी लेते थे, एक नोटबुक लेते थे और उसमें लिख देते थे कि मैं ये करने वाला हूँ। मैं अमेरिका का सबसे बड़ा ओरिएंटल एक्टर बनने वाला हूँ, हाईएस्ट पेड ओरिएंटल एक्टर बनने वाला हूँ। उसके पहले उनका ड्रीम था कि मैं अमेरिका में बहुत सारे कुंग फू के ट्रेनिंग चेन्स खोलने वाला हूँ। तो ये सारे गोल्स वो सीधे-सीधे पेपर पे लिख लेते थे और उसके बाद काफ़ी समय तक उसे विजुअलाइज़ करते थे। उन्हें पता था कि उन्हें क्या चाहिए। इसकी वजह से हर सुबह उठ के वो मेडिटेशन करते, वो मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करते। खड़े-खड़े भी अगर कुछ खाली समय है तो वो पेड़ को लात मारने लगते थे छोटी छोटी उम्र में, क्योंकि वो प्रैक्टिस करना चाहते थे अपनी किक्स को। तो उन्हें पता था उन्हें क्या करना है। छोटी उम्र में उन्हें पता था कि उन्हें गैंग फाइट्स जीतनी है, तो उसी में वो लगे रहते थे। इसकी वजह से आप देख सकते हैं, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी इतनी स्ट्रेट थी, वो 32 ईयर्स में ही अमेरिका के हाईएस्ट पेड एक्टर बन गए थे, और वो भी चाइनीज होने के बाद। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट है हैबिट्स। हैबिट्स हमें हमेशा इंटरेस्ट करती है कि सबसे सक्सेसफुल लोगों की कौन सी हैबिट्स हैं। वेल, ब्रूस ली के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या थी? मार्शल आर्ट ट्रेनिंग नहीं थी, वो एक्चुअली मेडिटेशन था। वो हमेशा सुबह सबसे ज़्यादा फ़ोकस मेडिटेशन पे देते थे। उसके बाद डेफ़िनेटली वो काफ़ी समय मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग पे ऑब्वियसली देते ही थे। और तो और उनको रीडिंग का बहुत शौक था। वो असल में एक फ़िलॉसफ़र थे। उनकी बहुत सारे कोट्स हैं जो कि आज तक लोग काफ़ी पसंद करते हैं, जैसे कि बी वाटर माय फ्रेंड। अब बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि ही डिडन्ट गिव अ डैम। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था दुनिया से। उन्हें वो चाइना से ज़रूर आए थे और चाइना में एक चीज़ थी कि आप मार्शल आर्ट बैकग्राउंड से आए हो, तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते। ट्रेडिशनल वेज़ को आपको फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ये सब लोग बोलते थे। लेकिन ब्रूस ली का ये मानना नहीं था, क्योंकि वो एक डीपर एसेंस को समझते थे। वो समझते थे कि मार्शल आर्ट्स बने क्यों हैं। उन्हें पता था कि मार्शल आर्ट्स बने इसलिए हैं क्योंकि हमें सामने वाले व्यक्ति को हराना है, हमें खुद की सुरक्षा करनी है, हमें सामने वाले व्यक्ति को हराना है। तो उनका मानना था कि ये जो एसेंस है मार्शल आर्ट्स का, अगर आप उसे एक स्टाइल में बाइंड कर दो कि मैं कराटे करता हूँ, कुंग फू, बॉक्सिंग, रेसलिंग, तो आप कई सारी टेक्निक्स को छोड़ देते हो, जिसकी वजह से आप इफेक्टिवली फाइट नहीं करते। तो ब्रूस ली को फ़र्क नहीं पड़ता था कि दूसरे लोग क्या कहते हैं। वो जाते थे और कोई भी मार्शल आर्टिस्ट के पास जाते थे, उसकी टेक्निक को देखते थे और उसके मुँह पे उसकी बेइज़्ज़ती कर देते थे, चाहे वो 40-50 साल का क्यों ना हो, और उसे हरा के भी दिखा देते थे कि तुम्हारी टेक्निक कितनी घटिया है। किसी भी टेक्निक को वो कभी फ़िलीपींस की मार्शल आर्ट से, कभी ब्राज़ील की मार्शल आर्ट से कोई भी टेक्निक सीख के उसे एकदम स्ट्रीमलाइन कर देते थे सामने वाले व्यक्ति को हराने के लिए, और फिर उसके बाद अपने वे में ही उसे यूज़ करते थे। और तो और उनमें ह्यूमिलिटी बहुत ज़्यादा थी। वो कहीं से भी और किसी से भी सीखने को तैयार थे। अगर कोई मार्शल आर्टिस्ट उन्हें एक्चुअली में हरा देता, तो वो उससे सीखते। लेकिन कोई ऐसा कर नहीं पाया ज़्यादा। अगर कोई बुक उन्हें मिलती, तो वो हर बुक को बहुत ही ध्यान से पढ़ते थे। फ़िलॉसफ़ी की बुक्स, कृष्णमूर्ति की बुक्स और कई सारे अमेरिकन ऑथर्स की भी बुक्स उन्होंने पढ़ी।
कोई भी फाइटिंग के ऊपर बुक कहीं पे भी दिख जाती तो उसे खरीद लेते थे, क्योंकि उनके लिए बुक्स एक ट्रेजर था। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें थी कि उन्हें अपने से भी फ़र्क नहीं पड़ता था, वो बस सीखने के लिए तैयार थे। पर्सनैलिटी की बात करें, एज़ आई सेड स्ट्रेट फॉरवर्ड, डरता नहीं, वेरी कॉन्फिडेंट, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंट्रोस्पेक्टिव भी। एम्बिशन भी बहुत ज़्यादा उनका हाई था। हम ये चीज़ सक्सेसफुल लोगों में काफ़ी देखते हैं। कॉन्फिडेंस इज़ अ सीक्रेट सुपर पावर, एंड एम्बिशन जो है वो आपको खींच के ले जाता है आपको जहाँ पे जाना है। उनका एम्बिशन ही इतना हाई था कि उन्होंने लिटरली लिखा हुआ था अपने पेपर्स में कि मैं पूरी दुनिया में कुंग फू को फैलाने वाला हूँ। आई विल बी द मेन फिगर जिसकी वजह से कुंग फू जाना जाता है पूरी दुनिया में, और आज वो हैं भी। एम्बिशन बहुत ज़्यादा हाई था। प्लस उनके ह्यूमर बहुत अच्छा था। सो दे ही यूज्ड टू प्ले मैनी प्रैक्टिकल जोक्स, जिसकी वजह से लोग काफ़ी गुस्सा भी होते थे। डीप थिंकर बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि वो फ़िलॉसफ़ी में काफ़ी इंटरेस्टेड थे, एज़ आई टोल्ड यू। लोग सोचते थे कि ये एक मार्शल आर्टिस्ट है, इसका दिमाग नहीं चलता होगा, लेकिन जो उनसे सही में लाइफ़ में मिला, उन्हें पता चला कि लाइफ़ के बारे में ब्रूस ली का कितना डीप पर्सपेक्टिव है और कितने डीप थिंकर है वो। तो ये उनसे एक सीखने वाली बात है कि हम लोग अपने लाइफ़ में सिर्फ़ एक ही एस्पेक्ट में क्यों बढ़े, सिर्फ़ फ़िज़िकली हम क्यों बढ़े, क्यों ना हम मेंटली भी प्रोग्रेस करें। एक अनऑर्थोडॉक्स लाइफ रही ब्रूस ली की। बचपन उनका हांगकांग में, पहले पैदा सैन फ्रांसिस्को में हुआ, फिर उसके बाद छोटे में ही हांगकांग चले गए। वहाँ पे बचपन बीतता था, जाने छोटे से घर में कितने लोग रहते थे, 10-12 लोग रहते थे, कुत्ता भी रहता था। फिर छोटी-सी उम्र में गैंग फाइट्स में चले गए, तो लड़ते थे लोगों से, फिर गैंग फाइट्स को जीतने के लिए मार्शल आर्ट सीखने के लिए चले गए। फिर मार्शल आर्ट सीखा, चाचा डांस भी करते थे, एक डांस है चाइनीज़, तो चाचा डांस सीखते थे। छोटी उम्र में स्टेज एक्टिंग करते थे, चाइनीज़ स्टेज एक्टिंग। चाचा डांस में वो हांगकांग के बेस्ट डांसर बन गए, और उसके बाद हाई स्कूल में उनको बॉक्सिंग की कॉम्पिटिशन में उन्होंने ऐसे ही पार्ट लिया, और उन्होंने अपने से 3 साल बड़े 3 ईयर कंसेक्यूटिव बॉक्सिंग चैंपियन को उन्होंने हरा दिया बॉक्सिंग में भी। तो साफ-साफ दिखता है कि कितना ज़्यादा, कितनी अनस्टेबल लाइफ इन अ वे थी, और फिर भी उसमें एक्सेल करते हैं। जब 18 साल के हो गए तो गैंग फाइटिंग इतनी ज़्यादा हो गई कि पेरेंट्स ने उस समय फिर उनको अमेरिका भेज दिया। अमेरिका में जैसा मैंने बताया एज अ वेटर काम करना पड़ा। फिर अपने पहले ट्रेनिंग शुरू की, मार्शल आर्ट सिखाना शुरू किया। फिर उसके बाद शादी कर ली, फिर उसके बाद हॉलीवुड में एक्टिंग थोड़ी सी चालू की। फिर उसके बाद हांगकांग चले गए, क्योंकि हॉलीवुड में एक्टिंग चल नहीं रही थी, उन्हें अच्छे जॉब्स नहीं मिल पा रहे थे। इकोनॉमिक बर्डन बहुत हो गया था, क्योंकि उन्होंने घर खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली महंगी सी, बच्चे कर लिए, लेकिन पैसे नहीं मिल रहे थे उतने जितने चाहिए थे। हांगकांग गए, हांगकांग में क्या किया वो मैं आपको आगे बताऊँगा। और उसके पहले हाँ, सबसे ज़रूरी बात, लीडर थे। सब कुछ उनकी राह पे चलता था, चाहे वो मूवीज़ में हो या फिर मार्शल आर्ट्स में हो। अब गलत क्या चला गया, क्योंकि एज़ वी ऑल नो 32 की एज पे ही इतने ग्रेट इंसान की डेथ हो गई। गलत ये गया कि वो बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट थे। हर चीज़ वो खुद करते थे। जैसे मैंने बताया वो हांगकांग गए थे, क्योंकि उनकी फ़िल्म्स नहीं चल रही थी, तो उधर उन्होंने क्या किया, उधर जितने भी फ़िल्म के एस्पेक्ट्स थे, वो सारे के सारे खुद सँभालना चाहते थे। चाहे वो कोरियोग्राफ़ी हो या फिर अकाउंटिंग हो, सब कुछ वो खुद सँभालते थे, क्योंकि वो जानते थे कि चाइना में उस समय जो फ़िल्म मेकर्स थे, वो कॉम्पिटेंट नहीं थे, वो अच्छी फ़िल्म्स नहीं बनाते थे, है ना? वो स्टूडियोज़ जो थे, ध्यान नहीं देते थे फ़िल्म मेकिंग में। उन्हें क्वालिटी से बहुत ज़्यादा प्रेम था। तो इसलिए वो हर एक एस्पेक्ट पे खुद फ़ोकस करते थे। इतना ज़्यादा फ़ोकस किया कि जैसा मुझे समझ में आया उनकी बायोग्राफ़ी से, वैसे तो काफ़ी कंट्रोवर्सी है कि क्यों उनकी डेथ हुई, क्या उन्हें ओवरडोज़ दिया गया मेडिसिन का, ये वो ये। साफ़ बात ये है कि उनकी डेथ जो है, उसका चाहे डेथ होती या ना होती, उनकी लाइफ़ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था ओवरवर्क का। इतना ज़्यादा ओवरवर्क कर दिया था, फ़िल्म की हर एक एस्पेक्ट को वो सँभालने लगे। तो उसकी वजह से आई थिंक उनकी डेथ भी काफ़ी हद तक हुई होगी, और ये हमें हमें नहीं करना है, ये इससे हमें सीख लेना है। और हमें काम जो है डिस्ट्रीब्यूट करना सीखना ज़रूरी है, क्योंकि ब्रूस ली वो करना नहीं चाहते थे, और हम उनकी प्रॉब्लम को समझ भी सकते हैं। ब्रूस ली जब हांगकांग गए और उन्होंने पहली बार ये मूवीज़ अपने आप बनाई ना, वो इतने ज़्यादा हिट हो गए, अचानक से सुपरस्टार बन गए। वो कहीं ओवरनाइट स्टारडम बोलते हैं ना, दशकों की मेहनत के बाद वो ओवरनाइट स्टारडम आ गई।
और लोग उनके लिए इतने पागल हो गए, हर बच्चा उनके जैसा बनना चाहता था और हर लड़की उनसे शादी करना चाहती थी। और इस लेवल पे वो पहुंचे कि अपनी परफेक्शनिज्म की वजह से, क्योंकि किसी और को काम से मतलब नहीं था उस टाइम, लेकिन इसकी वजह से उन्होंने गिव अप क्या किया, अपनी लाइफ और अपनी फैमिली को ध्यान नहीं दे पाए। ट्रैजिक डेथ हो गई। और इस चीज़ से हमें बचना है, हमें डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रस्ट सीखना है कि हम सही लोगों को कैसे ढूंढें और अपने ऊपर ज़रूर ओवरवर्क करें, लेकिन एक समय के बाद खुद को भी संभालें और सॉरी दूसरे लोगों को भी हम काम देने में विश्वास रखें। अब फाइनल बात करेंगे लेसन्स की। देखिए, लेसन्स जो है सबसे पहला सबसे ज़रूरी, सेट अ गोल, ऑब्सेस ओवर इट, प्रायोरिटाइज इट। उन्होंने क्या किया, बचपन से ही गोल ओरिएंटेड थे, चाहे कुछ भी हो गोल था। गैंग को बीट करना एक गोल था, ऑब्सेस किया उसके ऊपर, मार्शल आर्ट क्या सीखी, धो डालते थे अपने से बहुत बड़े लोगों को धो डालते थे, फियरलेसनेस थी। फिर दूसरी बात है, माइंड बॉडी और इंटेलेक्ट जो है उसे ट्रेन करना ज़रूरी है। वो मेडिटेट भी करते थे, वो रीडिंग भी करते थे, वो मार्शल आर्ट्स भी करते थे और वो अपने इंटेलेक्ट को फिलॉसफी से भी स्टिमुलेट करते थे। तो हर वे में उन्होंने इतनी ज़्यादा प्रगति पाई, तो आज हम उन्हें इतना ज़्यादा ग्रेट क्यों मानते हैं? सिर्फ उनके मार्शल आर्ट्स की वजह से ही नहीं, लेकिन उनकी दूसरे एरियाज ऑफ लाइफ में भी जो एक्सपर्टीज थी, फिलॉसफी थी, जो मेंटल स्ट्रेंथ थी कि वो इतने ज़्यादा टफ टाइम से इतने बड़े स्टार बन पाए। दैट्स वाई वी रिस्पेक्ट। द थर्ड लेसन है कि डाइवर्स एक्सपीरियंसेस एंड फेलियर्स आर योर फ्रेंड। क्लियरली हांगकांग में एक्टिंग करना, गैंग फाइटिंग करना, अमेरिका में वेटर का काम करना, पर्सनल ट्रेनिंग करना, फिर उसके बाद एक्टिंग में वापस जाना, इतना सब कुछ करना, डाइवर्स एक्सपीरियंस, इतने सारे फेलियर्स भी थे उनके रास्ते में जिसकी मैंने बात नहीं की है काफ़ी हद तक। तो उन सब की ही वजह से ब्रूसली बने। तो अगर आप मेरी तरह हो जो कि बहुत ज़्यादा समय घर में व्यतीत करते हो, जो कि हमें नहीं करना चाहिए, क्यों ना हम घर से बाहर निकलें और थोड़े से डाइवर्स एक्सपीरियंस ढूंढें, थोड़े डाइवर्स लोगों से मिलने की ट्राई करें, फेलियर्स की तरफ बढ़ने का ट्राई करें, कुछ नया करें, ट्राई करें और फेल हो जाए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों ना हम ये ट्राई करें। तो डेफिनेटली हम, आई एम श्योर, ब्रूसली की राह पे भी आगे चल पाएंगे। हालांकि उनके जैसा बनना बहुत मुश्किल है। और ईगो कंट्रोल, बहुत ईगो कंट्रोल था उनमें। कितना हम ये देख सकते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा था बंदे में, लेकिन सेल्फ ह्यूमिलिटी भी कितनी ज़्यादा था। कॉन्फिडेंस इतना था कि बड़े से बड़े मार्शल आर्टिस्ट को, बड़े से बड़े बॉक्सर को, उनसे 50 पाउंड या 25-30 kg हैवियर बॉक्सर है, उसे चैलेंज करके हरा देते थे, लेकिन ह्यूमिलिटी भी उतनी ही रखते थे क्योंकि वो किसी से भी सीखने को तैयार थे। तो ये उनकी खास बात एक और हुई। एंड the second last point, which is the fifth point, is कि he wasn't ashamed to use his skills to get his sales. सेल्समैन थे, बहुत ही बढ़िया सेल्समैन थे। अगर कैसे, आप ये समझो कि जो एक्टर्स के साथ करते थे, जब भी कोई उनके उनके पास सीखने आता था एक्टर, पहले उसे बढ़िया से वो टेक्निक दिखाते थे कि कुछ भी करने को बोलते थे तुम मुझे मुक्का मारो, रोक के उसे दिखा देते थे कि मैं कैसे काउंटर करूँगा। वो कहीं स्कूल पे जाते प्रेजेंटेशन करने, सबसे बड़े आदमी को स्कूल से स्टेज पे बुला लिया और 1 इंच पंच करके ठोका और वो 6 फीट पीछे जाके गिर रहा है आदमी। तो ये उनकी खास बात थी, वो डेमोन्स्ट्रेट करते थे अपनी एबिलिटी को सेल्स के लिए। तो बिजनेस लेसन है, डोंट बी अफ्रेड टू डेमोन्स्ट्रेट योर एबिलिटी। एंड फाइनली, हाँ, ये है कि अगर आप एक फ्यूज़ में बहुत ज़्यादा वोल्टेज डालोगे या करंट डालोगे, जो भी होता है, तो वो पिघल जाएगा। अगर ब्रूसली ने, हाइंडसाइट में मैं देख के बोल सकता हूँ कि शायद ब्रूसली ने अगर एक स्टेप बैक लिया होता तो शायद उनकी फिल्म उतनी ज़्यादा अचानक से हिट नहीं जाती। लेकिन 5-10 साल और अगर वो मेहनत करते, उसके बाद अगर वो लाइफ जीते, लंबी लाइफ जीते, तो डेफिनेटली वो वापस हिट तो होते ही यार। वो ब्रूसली थे, मुझे उन पर पूरा विश्वास है वो हिट होते। तो कहने का मतलब ये है कि पहले फ्यूज़ को अच्छा वाला और तगड़ा वाला फ्यूज़ लगा दो, फिर उसके बाद और हाई वोल्टेज डालो, क्योंकि जब तक आप रेडी नहीं होगे उतनी ज़्यादा मेहनत की वजह से, तो आप फिर खुद को ही बर्न आउट कर दोगे। उस पर क्या मतलब है, लाइफ भी तो जीनी है ना अच्छी। ये मैंने उनसे सीखा। तो ये सारे लर्निंग लेसन्स थे ब्रूस ली के। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड ऑल दैट स्टफ। थैंक यू वेरी मच।